था कि कहूटा में कहां पर यह काम चल रहा है और भारत ने वक्त रहते पता कर लिया था। लेकिन अच्छी बात हुई कि मोसाद ने नहीं मारा, खुद पाकिस्तान वालों ने एक्यू खान को ठिकाने लगा दिया था। एब्सोल्युटली, उनको नजर बंद करके रखा था पाकिस्तान वालों ने। और ये देखिए, ये भारत से गए थे 52 में, पूरी फैमिली लेके गए और क्या किया वहां जा करके, ये नेदरलैंड गए, वहां से चोरी करके ले आए पूरी की पूरी, वहां से मैप ले आए कि कैसे इनरिचमेंट करना है, और पूरी चोरी से उस जो पकड़े गए 2000 के बाद प्रोलिफरेशन के ऊपर में इन्होंने किसको बेचा? ईरान को बेचा, ये नॉर्थ कोरिया को दिया, और इन्होंने बेचा इवन लीबिया को भी बनाना चाहते हैं परमाणु संपन्न। उसके कारण इनको नजरबंद किया गया था प्रोलिफरेशन के ऊपर में, और फिर इनको छोड़ा गया। देखिए, पूरी की पूरी एक वदर उनके पास परमाणु है कि नहीं, उसके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर जो एक्यू खान है, जो कि भारत से भागे थे 52 में और जा करके पाकिस्तान के ऊपर में ये कहते हैं, उसके वहां तो बोलते हैं ना फादर ऑफ परमाणु, ये तो फादर, इनके नाम पर लैब का नाम रखा गया, इनको वहां के सबसे बड़े हीरो में शुमार किया गया। फिर उसी पाकिस्तान ने इनको जेल में डाला और जेल में ही रहते रहते ये एक्यू खान मर गए। यहाँ भोपाल से ताल्लुक रखता था इनका परिवार किसी जमाने में, फिर वहां पर चले गए थे। लेकिन पांडे सर, ये अच्छा हुआ मोसाद ने अपने हाथ गंदे नहीं किए। इससे दो चीजें सामने आ गई। एक तो पाकिस्तान में जिनको किसी समय में हीरो तस्वुर किया जाता है, उनके साथ किसी और दूसरे समय में क्या किया जाता है, ये दुनिया ने देख लिया। और दूसरा ये भी देख लिया कि एक्यू खान की कोई निष्ठा पाकिस्तान के साथ नहीं थी। जहां से माल आ रहा था वहां वो टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार थे। आपने आखिरी बात कही बिल्कुल शब्दशः वो सही है, क्योंकि देखिए, मोसाद को जरूरत क्या है मारने की? इस खान साहब को, खान साहब को मारने का मुख्य उद्देश्य था कि उन्होंने जिस प्रकार से लीबिया को, सर ने भी उसका जिक्र किया कि लीबिया को, ईरान को इन्होंने वहां पर न्यूक्लियर्स बनाने में मदद करने का जो सुझाव दिया और जो नो हाउ शेयर किया, दैट वाज पेनफुल। और उसके लिए चाहता था मोसाद कि इनको समाप्त करें। एक चीज जोड़ो प्लीज। देखिए, वो आज इजराइल इसको मानता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे नहीं किया था, उसने इंश्योर किया था, उस समय ये परवेज मुशर्रफ साहब वहां चीफ होते थे, कि इसके बाद कोई गलती नहीं होगा। यदि इनको मार देते तो शायद ईरान के पास आज परमाणु के लिए जो अमेरिका को ना ऑपरेशन चलाना पड़ता है, मिडनाइट हैमर नहीं करना पड़ता। तो अच्छा, एक्यू खान आप जानते हैं, जैसा सर बता रहे थे, ये यूरोप में रहते थे, यूरोप की एक कंट्री में, असल में न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट को लेकर। हाँ सर, नीदरलैंड्स को, और वहां पर इनको काम ये मिला था, ये थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट भी करते थे, तर्जुमानी भी करते थे, उसको कॉपी करने का काम वहां। उनको ये नहीं मालूम था ये कॉपी करके उस कॉपी के साथ पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, वहां पर बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और सिर्फ वहां नहीं, जितने रोग स्टेट तस्वुर किए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, उन तमाम जगहों पर ये टेक्नोलॉजी दी जानी शुरू हो जाएगी। वो नॉर्थ कोरिया हो या इधर लीबिया की बात की जा रही है, ईरान हो। बहरहाल, अब पछताए होत क्या, तब जो करना था वो कर लेते। लेकिन ये रहस्योद्घाटन ये तो बताता है कि पाकिस्तान को लेकर इजराइल हमेशा से ये सोचता रहा कि ये जो जगह है, यहां पर कुछ चीजों को काबू किया जाना बड़ा आवश्यक है। और पाकिस्तान पर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा अगली खबर में देखिए। पाकिस्तान वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने जताई आशंका, कहा बगैर किसी जांच रेगुलेशन के वित्तीय लेन देन हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को फंड देने के लिए भारी पैमाने पर बगैर किसी रेगुलेशन के फंड का ट्रांसफर किया जा रहा है, और इसकी वजह से एफएटीएफ की उस पर कड़ी नजर है। अब मुझको लगता है पाकिस्तान में दो तरह के लोग जानबूझकर रखे गए हैं। एक तो वो जो आतंकियों को मदद करते रहे फंड देने के नाम पर, और दूसरे वो जो बीच बीच में सीटी बजाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे, नहीं हम देखिए यहाँ पर हर गड़बड़ में निगाह रखे हुए हैं। एफएटीएफ का नाम जरूर लिया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान में सारे लोगों को पता है कि आतंकियों तक पैसा पहुंचेगा। उनको भी पता है जिन्होंने एफएटीएफ के जरिए ये मदद किसी जमाने में पेश की है। और सर, मुझको ये लगता है कि ये केवल दिखाने के लिए ये कर दिया गया कि नहीं हम बड़े जागरूक हैं, आतंकियों तक पैसे नहीं पहुंचने। ना तो एफएटीएफ की कोई फर्क पड़ रहा है, ना अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है, ना आतंकियों की फंडिंग में कहीं रुकावट आने वाली है, ऐसा लगता है। देखिए दिनेश, जो जकात ये कर रहे हैं वो डिजिटल, और वो फेक आईडी बनाते हैं और एग्जैक्टली 15 दिन के बदल देते हैं, पूरे पैसे को कन्वर्ट करते हैं। और ये पूरा जो मरकज चला रहे हैं, दो मरकज जो पैसे बना रहे हैं, वो मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तौबा, दोनों लश्कर के हैं। और मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तौबा, जो एक तो लश्कर का है, एक लश्कर तौबा का है, तो दोनों के पास पैसे बन रहे हैं। उसके अलावा क्रिप्टो, जो क्रिप्टो घुसा है, वो कहते हैं कि ड्रग के मनी पूरे के पूरे क्रिप्टो के साथ आएगा, और इवन दे आर गेटिंग इन द क्रिप्टो। जो क्रिप्टो है ना, अब आपका नाम तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी आ रहा है क्रिप्टो में, तो वो मेन चीज है कि कैसे ड्रग का मनी क्रिप्टो के अंदर जाए और कैसे इनका। तो फिर अगर क्रिप्टो में ट्रंप साहब शुमार हैं, क्रिप्टो में पैसा लग रहा है, ड्रग मनी को पूरा परिवर्तित किया जा रहा है क्रिप्टो के जरिए, एफएटीएफ हो या कोई भी इस तरह की इंटरनेशनल संस्था, आप जानते हैं अमेरिका का कितना उस पर इन्फ्लुएंस रहता है, ऐसे में पाकिस्तान को क्यों चिंता करना चाहिए? ठीक है यार, आप पैसा देते जाओ आतंकवादियों को। देखिए, चर्चा में क्यों है ये विषय? इसलिए कि
मीटिंग इनकी चल रही है FATF की, आज आखिरी दिन है, और ये मुद्दा था कि क्या पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दें। और 3 देशों ने, इस समय FATF का जो बॉस है, चेयरमैन है, वो चाइना है। तो चाइना का हमेशा साथ रहा है, वो कहता है कि चट्टान से भी मजबूत और हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती है। तो उनका साथ मिला, जो वीटो किया गया, और 27 पैरामीटर्स हैं जिसमें से कि 13 ही ये कामयाब हो पाया पाकिस्तान उसको फॉलो करने में, कि वो वीटो ग्रिल लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। वो चाहता है ग्रिल लिस्ट से बाहर निकलना। तो पाकिस्तान के साथ टर्की, जिसके कि उसके सामरिक संबंध हैं, मलेशिया जिसके उसके व्यापारी संबंध हैं, इन तीनों ने वीटो किया और पाकिस्तान के साथ कहा कि नहीं, इनको ब्लैक लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि FATF जो है वो सर्वसम्मति के आधार पर आगे बढ़ता है। अभी इनकी मीटिंग, अभी देखिए हटे नहीं काले बादल, फरवरी में इनकी मीटिंग, पहली मीटिंग दोबारा है, और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये जो उनको टाइम दिया जा रहा है कि भाई आप इस जो बाकी 14 फैक्टर्स पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करो, उनको आप एक्शन लीजिए उस पर, तब हम डिसाइड करेंगे कि आपका भविष्य क्या हो। तो अभी ये काले बादल गए नहीं हैं, और निश्चित रूप से एक अपने आप में शर्मनाक बात है। ट्रंप क्या ये देख रहे हैं इस चीज को? वो जो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत आतंकवाद के खिलाफ है। सवाल ये है, देखिए चाइना पाल रहा है, चाइना अपना वीटो लगा देता है, उनके यहाँ पर आतंकवादियों के लिए इस तरह से फंडिंग होती रहती है। ट्रंप इस समय बने हुए हैं पाकिस्तान के बड़े हिमायती, वो भी इस तरीके से बचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आतंकवादियों को अगर आज आप पाल रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये आग आप तक पहुंचेगी। 9/11 आप झेल चुके हैं ना, उसके बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, आने वाले दिन आपको मुबारक हो। अगली खबर देखिए, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम IADWS को देखकर चीन परेशान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, असली युद्ध में ताकत का पता चलेगा। भारत ने कल ही किया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का परीक्षण। स्वदेशी तकनीक से तैयार है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम, हाई पावर लेजर हथियार, और पलक झपकते ही दुश्मन पर करता है प्रहार। ये जरा इसके बारे में और अच्छे से और विस्तार से समझते हैं, और कैसे हमको और ज्यादा मजबूत बनाएगा ये। आपने देखा है कि एयर डिफेंस के मामले में भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनी सुपीरियरिटी दुनिया के सामने रखी है। अब इसके आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, डी के पांडे सर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल टाइम्स अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब बात में कुछ दम है। क्या दम है? जो कोई देश नहीं कर पाया, किसी ने भी अपने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में लेजर का प्रयोग नहीं किया था। भारत ने, क्योंकि इजराइल भी जो है अभी वो ट्रायल में चल रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है छोटे आयरन डोम के बाद, जो लास्ट लेयर है, 7 लेयर में है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो कर दिखाया भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के, ये पूरा हतप्रभ हो गया है पूरा विश्व की ये कैसे संभव हुआ। और ये IDS कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की 2035 तक इसको करना है। 2 साल में जो फर्स्ट टर्म है इसका, 2 साल में जो करना है इनको, जो कुशा प्रोजेक्ट है उसको लागू करना है। और एक हमारा जो सिस्टम बन रहा है S-400 के आधार पर, वो हमारा S-500 है, इनको एक्टिवेट करना है। उसके बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज में हम जाएंगे AI और मेजर टेक्नोलॉजी के सहारे हम किस प्रकार से अपने मारक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और भी जो ट्रायल्स हुए हैं, इसमें एक साथ 3 टारगेट जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। 2 हाइपरसोनिक UAVs थे, हाइपरसोनिक मतलब क्लोज टू हाइपरसोनिक, और तीसरा था इनका क्वाडकॉप्टर। तो ये देखिए क्यों इनका जिक्र किया जा रहा है। आप ये जो कह रहे हैं सर कि एक तो ये मजबूती है भारत की, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को बताया है कि वो किस तरह से कैपेबल है। और अगर चाइना ग्लोबल टाइम से कह रहा है कि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण लीप है, तो आपको ये समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण कदम भारत की सुरक्षा के हिसाब से ये है। जनरल सिन्हा, देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 15 तारीख को अनाउंस करते हैं सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी। 8 दिन के अंदर में इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जो आप करते हैं, एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, और लेजर ठोक देते हैं, तो ये 8 दिन में तो हुआ नहीं होगा। तो आप सोचिए, पैर के जले तो जमीन गिर जाएगी। और बात ये है कि लेंथ एंड ब्रेथ पूरा इंक्लूडिंग मैरिटाइम डोमेन के अंदर में 140 करोड़ जनता के लिए ये बन रहा है। और ये आपका 10 साल का समय दिया गया है। एक भी VA VP इंक्लूडिंग हमारे कोई हेरिटेज साइट्स है, हमारे इंपॉर्टेंट जगह है, पूरे इंस्टॉलेशन इसको बचाने का, इंक्लूडिंग जो लिविंग एरियाज हैं। तो ये इतना और इसमें 7 लेयर की ये बात कर रहे थे, शायद
ये तो 3 लेयर से शुरू हुआ जी। है, इसमें 3 लेयर ऑलरेडी आ चुका जी। है। आपने बताया एक तो लेजर, जी। इसके अंदर में एक है जो कि उसको ये कह रहे हैं ये मिसाइल सिस्टम मिसाइल, हाँ, हाँ। है, मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद शॉर्ट रेंज जो एब्सोल्युटली क्विक रिस्पांस एंड शॉर्ट रेंज वाला जो आ रहा है, तो 3 लेयर तो टेस्टिंग हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन भी होने वाला है। इसके बाद ये जाएगा हमारे तीनों सेनाओं के पास जाएगा और इसकी बहुत बारीकी से ग्राउंड टेस्ट होगा। अभी तो केवल हमारे फ्लाइट मोड का ये हुआ है, एक टेस्ट हमने एक दिखाया है पूरा, और विश्व आश्चर्यचकित। 8 दिन के भीतर अगर इतने स्पीड से भारत ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये तैयारी पहले से चल रही थी। इसलिए भारत जिसको कहते हैं इज हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, मतलब आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप जैसे ही आए आपने 8 दिन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, भारत की महत्वपूर्ण बस्तियां, जहां जहां पर जनसंख्या घनत्व है, उन तमाम जगहों को सुरक्षा देने का काम ये चक्र करने वाला है। और इस समय जिसकी बात भारत के प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, स्पीड और स्केल बड़ा कीजिए और तेजी के साथ कीजिए। भारत की डिफेंस जो सर्विसेज हैं वो ये दिखा रही हैं कि हम इसके कैपेबल हैं। और इजराइल भारत की दोस्ती से एशिया में एक नया समीकरण उभर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में नई उड़ान, इजराइल के साथ मिलकर और हथियार बनाएगा भारत। हथियारों का भारत में ही होगा उत्पादन। बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जो इजराइल के साथ, और इजराइल आप जानते हैं करगिल की जंग रही हो या महत्वपूर्ण मौके, इजराइल ने एक महत्वपूर्ण साथी के तौर पर भारत का हमेशा साथ दिया है। और इसलिए रक्षा क्षेत्र में जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज भी होता है। मैसेज क्या होता है और ये जब कल्मिनेट करेगा तो भारत को किस तरह की मजबूती मिलेगी, आइए समझते हैं सर। देखिए, स्पाइक का नाम आपने 2 दिन पहले बताया था, जो हमारा एंटी टैंक जो डिफेंस सिस्टम है वो आ रहा है। जो स्पाइक के लिए जो हमने लेना था, इसके अलावा देखिए ड्रोन्स के अंदर में सर्चर है, हेरॉन्स हैं, और इसके बाद वो हमें और वो पूरा का पूरा डीआरडीओ और वहाँ की जो कंपनियां हैं उसके साथ में मिलके हम भारत में बना रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ज्वाइंटली इसको विकसित कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन जब आपको मिला है, और खास करके उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास कटिंग एज, हम जो बनाएंगे दोनों यदि मिल जाते हैं तो हम इतनी ज़्यादा निकलेंगे कि जिसके अंदर इसकी तोड़ नहीं रहेगी दुनिया के पास। चाहे वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे आपके एंटी टैंक वेपन सिस्टम हो, चाहे आपका एडी सिस्टम है, जो चीज़ भी है। वो जो मदद मिलती है पाकिस्तान को सर, चाइना से मिलती है या टर्की से मिलती है, और भारत अपने जिन मित्रों के साथ इस दिशा में काम कर रहा है, कंपैरिजन में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक और चीज़ जोड़ दूं, पहले प्लीज जिक्र किया कि अभी ये चर्चा में क्यों आ रहा है कि इजराइल हमारे साथ, और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, छोटे मोटे 1-2 नहीं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन अभी जो रैम्पेज मिसाइल के बारे में हमने ऑर्डर प्लेस किया है, वो बेसिकली मुद्दा ये है कि उसको हम भारत में बनाने जा रहे हैं। हालांकि वो कोविड के बाद से हमारे पास ये मिसाइलें आई हैं और हमने ऑपरेशन सिंधु में इसका बहुत प्रयोग किया है। अब जब भारत में बनेंगी तो नेचुरली जो टीओटी होगा उसका हमारे लोगों को और कामकाज मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन क्योंकि इजराइल इसमें डिस्टर्ब है, वहां पर अगर हम तैयार करते हैं तो वो सप्लाई चेन प्रभावित है, हमें सबको पता है। तो सप्लाई में हमें देर होती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इसलिए हमें जरूरत है कि मिसाइलें हमारे पास हों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां तक बात है कि जिस प्रकार से चाइना को मदद मिल रही है, चाइना और टर्की मदद कर रहे हैं, वो मदद में और इस मदद में अंतर ये है कि भारत इसमें कंधे से कंधा मिला के स्वयं क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि चाइना जो रेडीमेड मसाला दे रहा है और उसको एक टेस्ट बेड की तरह यूज करना चाहता है, कि जैसे आपने देखा कि PL-15 और बाकी जो उनके HQ-9, 16 में यूज किए गए, वो चाहता था कि इनका परीक्षण हो, वो पाकिस्तान को दिक्कत करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जब पाकिस्तान को इस तरह का कोई कहीं से कोई देश मदद करता है, जैसे चाइना कर रहा है या टर्की कर रहे हैं, तो असल में वो अपनी मशीनरी दे देता है ना, तो उसके ट्रेनिंग के संदर्भ में उतना काम किया जाता और वही आपको दिखाई देता है। और वहां के लोगों का स्किल तो खैर अपने आप में सवालों में है ही। जब आपका कनेक्शन ही उस धरती से उतना नहीं होगा तो आप केवल दिखावे के लिए कितना वो कर पाएंगे जो असल में अंदर से उभरने वाली चीज होती है। और भारत में इसीलिए आप देखते हैं भारत की सेनाएं इसलिए वो कर पाती हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उनकी रगों में बहती है। और भारतीय वायुसेना 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान खरीदने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 19,000 करोड़ रुपए के डील को मंजूरी दी है। विमान एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। नेत्र MK2 के नाम से जाना जाएगा इनको। अब ये जो आप देख रहे हैं ये विमान जो हैं अवैक्स, ये भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को खास तौर से एयर सिचुएशन समझने में मदद करते हैं। कहां पर दुश्मन है, एयर सिचुएशन है किस तरह की और हमको किस तैयारी के साथ जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैक्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त करने का काम किया था और भारत अपनी आसमानी आंखों को और
और महत्वपूर्ण और क्षमतावान बनाने वाला है सर? इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए नेत्रा जो है, नेत्रा 2 है, ये हमारा इंडिजिनस इसके अंदर में अदर देन द एयरबस प्लेटफॉर्म वो है। पूरे चीज देखिए, इसके अंदर में रडार्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, और एक दो रडार नहीं होते हैं। और ये तो एक मूविंग प्लेटफॉर्म है जो आपको नेत्र जो आपको दिखाता है, और एक एक नहीं 8। कि हमारे तो एक ज़माने में केवल 3 ही थे, अब आप बताइए 8 तो हम ले रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है। तो ये आपको पूरे चीज़ के अंदर में अपने को ये बनाना है, तो आपको सबसे पहले आपके ईयर्स एंड आईज शुड बी ऑन द ग्राउंड, और इसकी इंड्योरेंस इतनी ज़्यादा है, एक बार आपने हवा में उड़ गया तो कोई चीज़ को भी देख सकता है बहुत दूर। पाकिस्तान को तो लेंथ एंड ब्रेथ पूरा, इवन चाइना के लेंथ एंड ब्रेथ देख सकता है, इंडियन ओशन रीजन में देख सकता है। यदि 8 मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें जितनी मशीनरी लगी हुई है अदर देन द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, वो सारा भारतीय, हमारा डोमेस्टिक है, हमारा स्वदेशी है। अगर ऐसा है, इससे कितना फर्क पड़ता है डीके पांडे सर, क्योंकि आप एयरफोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ चर्चा में, मुझे ये बताइए कि ये विमान कोई भी हो सकता है या ये भी सोच समझ कर लिया जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्लेटफॉर्म, रियल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या वो कैपेबल है सस्टेन करने के लिए आवाज में एंडोरेंस उसका होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो उसमें वो सारा साजो सामान आना चाहिए ना, रडार सिस्टम वहाँ पर आना चाहिए, प्रोसेसिंग सिस्टम आना चाहिए, वहाँ पर ऑपरेटर बैठेंगे जो कि कंट्रोल, देखिए अर्ली वार्निंग नहीं है, कंट्रोल सिस्टम भी, कंट्रोल मींस कि आप कंट्रोल कर रहे हैं पूरे एयर सिचुएशन को, मतलब आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये सुविधा के लिए जरूरी है कि उतना वॉल्यूम हो, स्पेस हो। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत लंबे समय से भारतीय वायुसेना इसकी प्रतीक्षा में थी कि हमें एवेक्स मिले जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एरियल प्लेटफॉर्म मिलें, क्योंकि हमारी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाएगी। दुश्मन हमारे पर कब प्रहार करेगा हमें पहली खबर मिल जाएगी, तो हम चौकन्ने हो जाएंगे। एयर डिफेंस ये कोई भी ऑपरेशन हो, उसमें रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो देखते हुए ये जरूरी है कि ये हमें उपलब्ध हो, और उसके मदद से हम आगे उनके ऊपर मारक क्षमता को बढ़ा सकें। जब वॉरफेयर में आप देख रहे हैं कि आसमान से ही ज्यादातर थ्रेट आ रहे हैं, वैसे आसमान में आपकी निगाहें और तेज होनी चाहिए, और इसीलिए भारत अपने नेत्र को और बढ़िया करने में लगा हुआ है, और इसीलिए देख रहे हैं आप ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कमांड सिस्टम। अगली खबर यह है, मंगलवार को भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत। आईएनएस उदयगिरी कमिश्निंग के लिए तैयार है। विशाखापट्टनम में युद्धपोत की कमिश्निंग, स्टेल्थ डिजाइन, अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस। और मैं तो बार बार प्रतिशोध में इस बात को कहता हूं जब आपको ये खबरें बताता हूं कि आप देख रहे होंगे भारत अपने आप को सुरक्षित, मजबूत, आत्मनिर्भर करने की दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहा है। हर दिन आपको ये कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा होता है, कोई ना कोई नई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता चल रहा होता है। हर दिन आप ये देख रहे होते हैं कि भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, और पिछले करीब 1 दशक में ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। पहले जो कई दशकों में हुआ करता था, वो अब कुछ सालों में होना शुरू हो गया। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एब्सोल्युटली। देखिए जो आ रही है ये मल्टी मिशन फ्रिगेट है, और स्टेल्थ, आप स्टेल्थ का मतलब है वो छुपा रहेगा। ये इसका मतलब बियॉन्ड कोई एनिमी का इवन विजुअल रेंज है, डिटेक्शन रेंज है, उसमें भी यदि मतलब ये नजर नहीं आएगा, नहीं नजर आएगा। हाँ। तो देखिए सतह के ऊपर रहते हुए भी पनडुब्बी की तरह नजर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए जी। सबसे बड़ी बात ये, और देखिए मैरीटाइम डोमेन में, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में, तो आज तो सभी मानते हैं कि हमारी जो मैरीटाइम शक्ति है इतनी उभर के आई है। इंडो पैसिफिक में जब ब्लू वाटर नेवी की हम बात करते हैं तो हम वहां भी पहुंच रहे हैं। तो हम स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर स्टेट ऑफ मलाका तक, जो कि मेन एरिया है इंडियन ओशन रीजन का, हमारा इतना डोमिनेशन है आज के दिन भी कि इसको भेदना बड़ा मुश्किल है। ये चोक पॉइंट्स हम एब्सोल्युटली अपने कंट्रोल पे रखें। तो ये ब्लू वाटर स्ट्रेंथ जिसको क्रमशः बहुत तेजी के साथ बढ़ाने के लिए भारत काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिएगा, जहां से बहुत ज्यादा व्यापार, खास तौर से तेल ईरान के करीब से जहां से निकलकर पूरे दुनिया को जाता है, और इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखिएगा, जो चाइना के इस तरह के एम्बिशंस है पूरी दुनिया में राज करने के, खास तौर से आप देखते हैं समंदर में कब्जा करने के। इन दोनों जगहों पर चेक एंड बैलेंस करने का काम भारतीय नेवी करती है। भारतीय नेवी को किस तरह की ताकत देनी चाहिए, इस पर लगातार काम हो रहा है। और अगली खबर अब आपको दिखाता हूं, यहां देखिए जरा, यमन की राजधानी सना पर एक बार फिर से इजराइल का अटैक। एयर स्ट्राइक में यमन के 2 बिजली प्रोजेक्ट, 1 गैस स्टेशन तबाह। हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले के जवाब में अटैक हुआ है। शुक्रवार रात को यमन ने इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब वाली मिसाइलें दागी थी, और इस बार तो हूतियों पर ये जो प्रहार हुआ है ये तो कमाल ही हुआ है सर। ये वैसे तो हम देख रहे हैं ये लगातार ही चल रहा है, लेकिन ये तो बड़ा निर्णायक किस्म का हमला है। देखिए हूतीज ने जो अटैक किया, ये हूती थोड़ा शांत थे, जबकि उनको जिस प्रकार से इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास और हूती तीनों को एक साथ
धुलाई की अच्छी तरह से और लगभग सफाया सा हो गया था। लेकिन ईरान में थोड़ा जब से पिछले 25-30 दिन से जब शांति थोड़ी आई, उन्होंने सपोर्ट करना दोबारा शुरू किया। जब क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया तो निश्चित रूप से इसका प्रत्युत्तर आना था और इजराइल ने फिर उसके बाद इनको जो है अच्छा सबक सिखाया कि आप जो है अपनी सीमा में रहें। और जिस प्रकार से वहाँ पर अभी समय का थोड़ा सा तेजी से बदल रहे हैं। इस बात से मैं हैरान हूं कि उस समय लगातार इजराइल अपने मतलब ईरान के प्रॉक्सीज पर भी हमला कर रहा था, ईरान पर भी हमला कर रहा था। इतनी जल्दी ये इनको रिसोर्सेस रिप्लेनिश कैसे हो जाते हैं जनरल सिन्हा? देखिए क्या है ना, बल अल मंडेब में देखिए जो हमारा ये गल्फ ऑफ एडन है, तो ये जगह है, ये जो ऐसा उसके नीचे में यदि आप देखें तो वहाँ आपके बहुत सारे नेवी हैं, खास करके चाइना की नेवी है, उनकी बेसेस हैं। अब आप इस बेसेस के ऊपर में यदि आप हैं तो ईरान से इवन चाइनीज शिपें जो हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, इनको सप्लाई करती है तो कहते हैं ईरान से आया है, मगर ईरान से नहीं आता, ये चाइनीज हैं जो कि इनको मिलते हैं। स्पेशली एंटी शिप मिसाइल्स जो इन्होंने क्लस्टर बम ये जो मारे हैं, क्योंकि इनको ले जाने के लिए आपकी दूरी 1400 किलोमीटर है। बता दिया आपने कौन है सर इसके पीछे। असल में चाइना इसमें पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाता है, केवल ईरान मत सोचिए। और अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का बड़ा दावा, ईरान में सत्ता पलटना चाहता है अमेरिका। इजराइल के हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी एजेंट की यूरोप में सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अमेरिका की ईरान में अशांति फैलाने की कोशिश, सत्ता परिवर्तन चाहता है। ये इसमें मतलब ये क्या रहस्योद्घाटन है? कोई बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन तो नहीं है, ये तो पता ही है सर दुनिया को। पर देखिए अयतुल्लाह खोमेनी भी छिपे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा अधिकार IRGC के 3 कमांडरों को दे चुके हैं। वो कहते हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं, तो इनको भी पता है कि देख ही कैन बी नॉक्ड ऑफ। देखिए केवल ये जिंदा है इसलिए कि रशिया ने वीटो पावर लगा दिया है कि यदि आपने कुछ कर दिया है इनको तो इसीलिए ये जिंदा है। और देखिए वहाँ पर भी लोग जिस तरह से अमेरिका ने किया, जैसे इजराइल किया, वहाँ पर नेशनलिज्म जागा है। जो 12 दिन की लड़ाई हुई, अदरवाइज इनकी सत्ता पलटल ऐसे हो जाती यदि नहीं करते। नहीं, वैसे ये लगा ऑपरेशन राइजिंग लाइन के समय कि इजराइल और अमेरिका दोनों एक पेज पे थे सत्ता परिवर्तन को लेकर। लेकिन बाद के दिनों में जब ये जो आखिरी केस के दिन थे राइजिंग लाइन के, जब ये समाप्त हो रहा था, ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ दोनों की तरफ मतांतर आ रहा है। शायद ये अमेरिका नहीं चाह रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन, और इधर खामेनी कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका चाहता है। देखिए बहुत ही वोकल था अमेरिका कि हम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो खबरें आई कि ईरान में जो लोग हैं वहां वो भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि वो देख रहे थे पूरी लाइफ उनकी डिस्टर्ब है, उनका व्यापार गड़बड़ हो रहा है, व्यापारी वर्ग वो भी मतलब बहुत ज्यादा उनको अंदरूनी रूप से ये खबरें मिल रही थी कि इनको हटाया जाए ताकि शांति हो। हम लड़के बहुत उब गए। मतलब पहले अमेरिका ये सेंस कर रहा था कि क्या अलोकप्रिय है खामेनी और इनको हटाने से क्या वहां के लोग खुश होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सेंस किया कि वहां की जनता ही अभी नहीं चाह रही है कि ऐसा हो, और इसलिए उन्होंने खुद को डिस्टेंट करना शुरू किया। शायद आप ये कह रहे हैं। अगली खबर में दिखाता हूं, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह का खुलासा। ईरान ने कुछ देशों में हथियार फैक्ट्री बनाई है। 12 की जगह 15 दिन जंग चलती तो मिसाइलें रोक नहीं पाता इजराइल। कहा कासिम बसीर ने, मिसाइल चलती तो इजराइल तबाह हो जाता। इजराइल ने अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम की मांग की। अब ये देखिए, ये वन अपमैनशिप मुझे लग रहा है, ये जो होना था वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल की सुपरमेसी भी देखी, लेकिन जबरदस्त पलटवार ईरान की तरफ से हुआ, ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब ये क्या सिर्फ बयान है या वाकई इसमें कुछ सब्सटेंस है, ये जरा एक्सपर्ट बताएं सर प्लीज। देखिए आपको भी पता है कि 12 दिन की लड़ाई हुई थी, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन, इन बिटवीन मिडनाइट हैमर भी अमेरिका घुस गया। ये कहते हैं 3 दिन और होता तो हम बर्बाद कर देते। लास्ट 2 डेज जो मेन इनका आया था रिट्रीब्यूशन जो हुआ था, इन्होंने मिसाइल से किया था, उनके तल अबीब में किया और तल में बेन गुरियन एयरक्राफ्ट जो उनका एयरपोर्ट है उसके अंदर। मगर जो क्षति जो पोस्ट डैमेज एनालिसिस से कुछ नहीं ज़्यादा हुआ था। हाँ, इन्होंने भेद तो जरूर दिया था इनके 4 लेयर डिफेंसेस को, मगर ये कहना कि 3 दिन के अंदर हम पूरे नस्ताभूत कर देते, आई थिंक ये सपना देख रहे हैं। केवल मात्र आपको पूरा, आप तो जानते ही हैं 450 किलोमीटर का एक देश है और 150। क्या सर ये साइऑप्स के अलावा, मतलब इजराइल पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के अलावा, क्या अपने वो देश जो इनको चोरे छुपे या प्रत्यक्ष रूप से मदद दे रहे हैं, उनको भी ये संदेश देने की कोशिश होती है क्या कि हम सुपरमेसी में पीछे नहीं, हमारी मदद से पीछे मत हटना? क्या ये भी है पांडे सर? देखिए ये एक कुछ हद तक कहा जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मतलब कुल मिलाकर लबोलुब आप कहें तो ये
ये लकीर पर वो अपना डंडा मारना। हाँ, जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने का फायदा क्या। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू का गाजा पर टोटल कंट्रोल का आदेश। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज किए। इजरायली हमले में 63 लोगों की मौत। बड़े जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। गाजा के सबरा इलाके में घुसे इजरायली टैंक और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि गाजा को अब वो पूरी तरह से हमास से मुक्त करके मानेंगे और यहां पर पूरी तरह उनका अधिकार, उनका एक तरीके से कंट्रोल, नियंत्रण होगा। ये हर दिन मुझको लगता है अभी कम से कम 1-1.5 साल या 6 महीने, आपके हिसाब से कब तक ये खबरें आने वाली हैं इस तरह की वहां से? इन्होंने जो डेट दिया है, डेट आया नहीं है मगर आ रहा है डेट, 7 अक्टूबर का डेट दिया है। 7 अक्टूबर गाजा सिटी विल बी फ्री फ्रॉम। 7 अक्टूबर। 7 ओह, अभी हम लोग अभी सितंबर में ही नहीं आए। और 7 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? इजराइल पर उस दिन ईरान ने किस तरीके से हमास ने हमला किया था, और यह समझा जाता है कि हमास असल में ईरान के ही शह पर, इशारे पर ये सब करता है इजराइल के साथ। जी, क्योंकि 60,000 तो आपने ले आए रिजर्विस्ट को, 20,000 और हैं, 80,000 के आसपास के बोल रहे हैं ना कि वहां पर खड़े होंगे। पहले आया था 1 लाख। जो आपकी डेंसिटी है ट्रुप की वो बढ़ा दी है अब ये, मगर पर किलोमीटर 273 कह रहे हैं, आपने बताया था अभी 273 के आसपास में, मगर उनमें डिवाइड है। उनके चीफ कहते हैं कि इतने समय में जो आपने लंबा समय दे दिया, 2 महीने से भी 1 महीने से ज्यादा, तो 7 सितंबर होगा, फिर 7 अक्टूबर आएगा, तब तक हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। हमारे ये है मतभेद, फटीक हो जाएगा, फटीक हो जाएगा। बैटल फटीक कहते हैं उसको। बैटल फटीक हो जाएगा, आप कॉर्डन लगा के आप बैठे रहेंगे। राइट। मगर इतने छोटे इलाके में कॉर्डन लगा के बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें संभव हैं। हो सकता है वैसा जैसा इजराइल अपनी डेडलाइन लेकर चल रहा है 7 अक्टूबर, वैसा हो जाए, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। और उधर रशिया के एटमी ठिकाने पर किस तरीके से हमला बोला गया वो देखिए जरा। रशिया के एटमी ठिकाने पर हमला बोला कुर्स्क में, ज़ेलेंस्की की सेना की तरफ से हमला बोला गया। अब अगर आप देखिए, उनका असल में ये स्वतंत्रता दिवस था, 34वां स्वतंत्रता दिवस था ये यूक्रेन का, और उस दिन रशिया के उस इलाके को टारगेट किया गया कुर्स्क में जहां पर परमाणु संयंत्र है। अब ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि अगर वहां पर उस संयंत्र को नुकसान पहुंच जाए तो ना चाहते हुए भी एक तरीके से रेडिएशन फैल जाएगा और एटम बॉम्ब गिराने जैसा ही डैमेज हो जाएगा। सर, ये आखिर में ना चाहते हुए भी कहीं एटम रेडिएशन जैसा खतरा तो आपको अंदेशा नहीं है? देखिए, ये तो पूरा ट्राई किया, वहां पर इन्होंने जो ड्रोन मारा था वहां जाकर एक ट्रांसफार्मर में लगा है। मान लीजिए आपके उस डोम पे गिर जाता, क्योंकि वो डोम हार्डन नहीं है। तो उसका जो डोम्स है ना, जो इनका रिएक्टर का, वो बहुत सॉफ्ट है। ज़पोरिज़िया में भी ट्राई किया इन्होंने, तो ज़पोरिज़िया के अंदर में रशियन फोर्सेस है ना, देखिए ये चाहते हैं कि किसी तरह, वो तो पागल हो गए नहीं, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर। मान लीजिए कि अभी तो ट्रांसफार्मर लगा, मान लीजिए डीके पांडे सर ये हो ही जाए, लगी जाए, तो फिर वैसे में क्या कहेंगे? ये कह देंगे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, हमने तो मारा नहीं उस जगह पे। ये देखिए, नैरेटिव का ये बहुत बड़ा गंदा गेम है, इसमें कोई शक नहीं। मानवता जो है वो एलिमेंट अब लगभग समाप्त सा हो गया है कि किसी को चिंता नहीं है। बस ये है कि हम किस प्रकार से डोमिनेट करें बैटलफील्ड में, वो रह गया, ताकि हम निगोशिएशन टेबल पर जाएं और जल्दी से युद्ध समाप्त करें। ये सब बातें कहने के लिए है, लेकिन ग्राउंड जो